हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो क्लास ट्वेल्थ का इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो कंप्लीट हो गया है उसको। और आज हम रिवाइज करेंगे उसके जो क्वेश्चंस हैं ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, और इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी और हमें बताना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। लास्ट वाले पार्ट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे और आज हम इसमें करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि ट्रू है स्टेटमेंट की फॉल्स है वो क्लियर करना होता है। जैसे कि अब फर्स्ट इसमें पॉइंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है, लैंड होल्डिंग्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वर फ्रेगमेंटेड। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो लैंड थी वो फ्रेगमेंटेड थी। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, एकदम ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जब बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की तो जो लैंड साइज था, जो लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड भी थी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है एक पीस इधर है तो एक पीस उधर है, फैली हुई है लैंड। और फ्रेगमेंटेशन भी था, और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। तो अगर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड है तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फ्रेगमेंटेशन बोले, स्मॉल बोले। और ये फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का, इंडियन इकॉनमी का, कि जब इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे हमने देखा था कि ज़मींदारी सिस्टम था, एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, और जो लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है। नेक्स्ट, इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द colonial government that handicraft industry in India got destroyed। अब इसमें जो पॉलिसी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी। वो पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी ये थी कि अगर इंडिया का एक्सपोर्ट हो ब्रिटेन के साथ तो ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं। इंडिया अगर इंपोर्ट करता है, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स मंगवा रहे हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं। बट अगर इंडिया एक्सपोर्ट करे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का अदर कंट्रीज़ के साथ तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली पॉलिसी। तो एकदम ट्रू है ये स्टेटमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई कि इंडिया का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन के साथ तो कोई टैक्स नहीं है, बट अगर इंडिया एक्सपोर्ट करे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था? जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो एकदम ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा इसमें एक ये पॉइंट था, इंडिया इस पॉलिसी की वजह से क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल किसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है? ब्रिटेन को। और इम्पोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का, बनी बनाई जो गुड्स हैं ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे थे, मशीन मेड प्रोडक्ट आने लगे, जिससे कंपटीशन करना मुश्किल हो गया, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डीके हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द इनकम पर हेड ऑफ द टोटल वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। इसने बोल दिया कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर हेड तो सही है, बट इसमें वर्क फोर्स की जो जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल में वर्किंग है, उसकी इनकम नहीं होती पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? इनकम ऑफ अ पर्सन होती है। एवरेज इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम को? इनकम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगी, एवरेज इनकम है। जैसे अब सपोज इनकम है 1,00,000 रुपीज़ और 10,000 की पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया की, तो हर एक के हिस्से में कितने रुपीज़ आएंगे? 10 रुपीज़। ये पर कैपिटा इनकम हो गई। तो अगर यहाँ पे वर्कफोर्स लिख दिया, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इसकी वजह से स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि ये तो इनकम है किसकी? पॉपुलेशन की। जब हम यहाँ पे पर हेड इनकम है और इसे डिवाइड किससे करना है? पॉपुलेशन से, वर्कफोर्स नहीं आना था। इसी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम को? इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट, रेलवेज। Railways were developed by the colonial government
टू प्रमोट मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऐसी गवर्नमेंट जिससे अपने ऐसे रूलर जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिटिश का मेन एम था कि वो अपनी कंट्री ब्रिटेन को डेवलप करे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करके ब्रिटेन की इकॉनमी को डेवलप किया। तो रेलवेज डेवलप करी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टू प्रमोट मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, 1853 में इंट्रोड्यूस किया था। और मेन पर्पस क्या था, विद द होल पर्पस ऑफ, होल पर्पस जो मेन पर्पस था वो क्या था कि ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स आ सके आसानी से। रेलवेज इंट्रोड्यूस होने की वजह से अब इंडिया का, अब जो ब्रिटेन है इजीली अपने गुड्स को सेल कर पा रहे हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे गुड्स जो है पहुँचने लगे, ब्रिटेन के मशीन मेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ब्रिटेन को मार्केट, एक अच्छी मार्केट की तरह ब्रिटेन को एक अच्छी मार्केट मिल गई थी, और वो यहाँ पे इंडिया को यूज़ करे एक मार्केट की तरह। तो एकदम ट्रू है, रेलवेज की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम द ईयर 1921, 1921 से अगर बात करें, टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। 1921 क्या बोलते हैं इसे, कौन सा ईयर है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इस ईयर के बाद से पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। 1921 से पहले पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती रहती थी, बट आफ्टर 1921 से पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रही है, कभी वो कम ही नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम और कुछ पॉइंट करेंगे, कुछ और स्टेटमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, infant mortality rate refers to the death rate of children below the age of 2 year per 1000 live births। अब इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, किस रीज़न से, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, शिशु मृत्यु दर होता है, वो क्या रहता है, डेथ रेट है चिल्ड्रन का बच्चों का डेथ रेट है ये। और बिलो द एज ऑफ 2 years नहीं होता है ये, अंडर 1 year ऑफ एज, अंडर 1 year ऑफ एज होता है। 0 to 1 year और 0 to 1 years के जो चिल्ड्रन है उनकी डेथ हो रही है, और हर 1000 बच्चों में उनकी डेथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 2 year की वजह से यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पे क्या आना था कि अंडर 1 year ऑफ एज, 0 to 1 year एज की जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन के डेथ की, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हर हजार बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो रही है जिनका एज ग्रुप कितना होगा, 0 to 1 year। नेक्स्ट फिर 7th, मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। मसलिन एक कॉटन टेक्सटाइल होता है, ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से मेनली बिलोंग करता है, बंगाल से। ये भी एकदम करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट फिर 8th, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, एक शिफ्टिंग जिसमें क्या हो रहा है कि पहले सेल्फ कंजप्शन होता था, फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते थे, लेकिन अब उनका आउटलुक चेंज हुआ और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो एक शिफ्टिंग हो रही है सेल्फ कंजप्शन से कल्टीवेशन। किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये भी एकदम ठीक है, यही होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि क्रॉप्स को ग्रो करना और मेन पर्पस क्या है, मार्केट में जाके सेल करना, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके, इनकम को बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू। जैसे कि इसमें एक पॉइंट था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था इंडियन फार्मर्स को इंडिगो की जो है फार्मिंग के लिए, तो लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो मिला इंडियंस को, उनका आउटलुक चेंज हो गया
और कैसा आउटलुक हो गया फार्मर्स का, कमर्शियल, कि मार्केट के लिए पहले प्रोड्यूस करना है, फिर बाद में सेल्फ नीड्स को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है फिर 9th, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। जब इंडिपेंडेंस की बात करें तो बोल रहे हैं कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी इंडियन इकोनॉमी में। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसकी जो ग्रोथ थी बहुत ब्लीक थी, एकदम स्लो ग्रोथ थी। हैंडीक्राफ्ट का डीके हो गया था, और इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, बेसिक इंडस्ट्रीज थी, उसकी कमी थी। ऐसी इंडस्ट्रीज भी नहीं थी हमारे पास जो कि मशीन बनाए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, जो दूसरी अदर इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी बनाए। तो मशीनरी का भी इम्पोर्ट हम करते थे, बाहर से मंगवाते थे। कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे एक टिस्को थी 1907 में बनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और एक सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर और सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, इस टाइप की इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक जो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जो मेन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसकी कमी थी, वो इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि इसमें बोला गया कि इंडिया में हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया वॉज ट्रीटेड एज कॉलोनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इंडिया जो है उसे क्या ट्रीट किया गया, उसकी क्या पोजीशन हो गई थी, सप्लायर बन गया था रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था ब्रिटिश को। एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है, जब जब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब वहाँ पे आया था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, जब यहाँ इंडस्ट्रीज का डीके हुआ था, तो वहाँ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी ब्रिटेन में। तो वहाँ पे उन्हें जो है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी, रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन चाहिए था, जूट चाहिए था। तो उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया को एक सोर्स बना दिया, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इंडिया की क्या पोजीशन हो गई थी, इंडिया बन गया था रॉ मटेरियल का सप्लायर, और इम्पोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो अब ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।